वेलकम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग। अच्छा, ये कोई खबर जो नई नई आई है, क्या ख्याल है? खबर से ही ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है छुट्टी है एटलीस्ट तालीमी इदारों की, और हाँ, वो भी इसलिए हम जब आ रहे थे इन्होंने मुझसे आके पूछा कि आज सड़कों पे इतना अमन क्यों है और रश क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शब महराज के सिलसिले में छुट्टी थी, और वो मुझे छुट्टी सी एक फील हो रही थी, बिकॉज बहुत ही मतलब क्वाइट सो आई होप कि आपने रात में जो भी इबादत की हों, जो भी दुआएं मांगी हों, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हों। और ये वो सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर रमज़ान की आमद है, उसकी तैयारी ऑलरेडी, वो एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, लेकिन चूंकि हमने छुट्टी की बात करी दी, तो हम जरा डिस्क्लेमर देते हैं कि सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। कहीं ये ना हो कि आप अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हों और आप सोचें कि अच्छा आज तो छुट्टी है तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऑफिस वगैरह सब कुछ चल रहा है, सिर्फ तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हैं। ज़्यादा रश भी उन्हीं का होता है, उन्हीं ऑफिस उन्हीं का रश होता है। अच्छा, अब हमने वो बताना है जो आपको बताना है। तो हुआ ये है कि जो है वो रुक नहीं रहे हैं। नहीं, और क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, लेकिन अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है, और पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद से चलने वाले कई अहम मंसूबे रोक दिए गए हैं। दिस हैज हैपेंड। अमरीकी एहलकार के मुताबिक असर-ए-नौ जायज़े तक पाकिस्तान की इमदाद जो है वो रोक दी गई है। और आगे एम्बेसडर फंड बराए सकाफती प्रिजर्वेशन के तहत मनसूबा भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबे, इक़्तिसादी नमू से मुताल्लिक 4 मनसूबे मुतासर होंगे। अमरीकी हुक्काम असर-ए-नौ जायज़े के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने का फैसला करेंगे। मतलब ये है कि रिव्यू किया जाएगा, वट एवर द प्रोग्राम्स वर, उनको रिव्यू किया जाएगा। अब इस रिव्यू में 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितना वक्त लगे ये तो अल्लाह आलम, लेकिन यस, लेकिन मतलब आर्जी तौर पर मंसूबे स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। स्टैंड स्टिल पे मतलब एकदम से रोक दिए गए हैं, वेयरएवर दे स्टूड। तो अब रिव्यू होगा तो पता चलेगा कि क्या चीज़ जो है दैट विल गो फॉरवर्ड, और क्या चीज़ जो है उसको शायद रोल बैक कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और चीज़ जो स्टैंड स्टिल पे आई हुई है वो है सॉर्ट ऑफ स्टैंड स्टिल पे ही है, क्योंकि एक पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल ही दी एंड कर दिया गया है। वो है मुज़ाकरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो हो रहे थे। मुज़ाकरात का वैसे तो द एंड हो चुका है, लेकिन महज रस्म निभाने के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आज बैठ रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ PTI इस बात पर कायम है कि कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं माना गया, और इसलिए वो इजलास में नहीं बैठेगी। लेकिन अभी तो वो उन्होंने बताया नहीं है कि उन्होंने क्या माना है क्या नहीं। बेसिकली इन लोगों को एक इंडिकेटर मिल गया है, तो रात का वैसे ऑल्दो हमें ऐसी इत्तलात आती रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI के कुछ सीनियर लोगों से टेलीफोन पर रब्ता किया, उन्हें इजलास में शिरकत के लिए राजी करने की कोशिश की, मगर ऑब्वियसली आपको पता ही है वो तो अपनी मर्जी सामने से बेसिकली भी नहीं ले सकते। हाँ, तो अगर जब तक बानी PTI नहीं कहेंगे वो नहीं बैठ सकेंगे। इससे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कह दिया था कि स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को हमने आगाह कर दिया कि हम चौथे राउंड में बेसिकली नहीं बैठेंगे। डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का। हमने ऐलान किया हुआ, खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे, और ना ही हमने फ़ोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का। लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे, हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। मतलब वो पूरा डेडलाइन जो थी उसको एंड तक शायद पहुंचने देना चाहिए था। बट एनीवे, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर PTI आज इजलास में नहीं आती तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी जाएगी, और इसके बाद PTI वाले जो बाहर करेंगे, हुकूमत खुद आपको पता ही है कि फिर रिस्पॉन्स तो देगी, बिकॉज सड़कों पे ही आएंगे। मतलब एक एक्सपेक्टेड तो यही बात लगती है। इरफान सिद्दीकी साहब का क्या कहना था, ये देखें। हमारे दरमियान एक चीज़ तय हुई है, जो तीसरी फाइनल मीटिंग अब तक हुई है उसमें ये तय हुआ है, उनकी डिमांड्स आई हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स हमारे पास लाने में 6 हफ्ते लिए हैं, 42 डेज़ लिए हैं पूरे। हमने कहा हमें 7 वर्किंग डेज दे दें, उन्होंने कहा जी 7 दिन होने चाहिए। इस पर बहस हुई, फिर एग्रीमेंट हुआ जी कि ओके 7 वर्किंग डेज, वो लिखा हुआ है एलामिया के अंदर।
अब वो उससे फिर गए हैं, वो कहते हैं जी कि बाहर ही हमें जवाब दे दें, फिर वो जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पांस हुकूमत देगी। तहरीक इंसाफ के इरादे बता रहे हैं कि सियासी मुफाहमत की बजाय एक बार फिर वो मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करेगी। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के साथ दोबारा सड़कों पर आने के इरादे भी जाहिर किए जा रहे हैं ऑलरेडी। मगर तहरीक इंसाफ की सियासत और मुज़ाहमत का मरकज़ समझे जाने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो पार्टी के अंदर पार्टी अहदेदारों के लिए ओहदों के लिए मुबैना खींचातानी ज़ोरों पर है। तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप वज़ीर आला अली अमीन से ज़्यादा खुश नहीं है, दूसरा दीगर लोगों से खुश नहीं है। बानी PTI से इनकी शिकायतें भी लगाता रहा है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी ख़तरे में है। जी हाँ, उनको आपको पता है पार्टी की सूबाई सदारत से तो वैसे ही हटा दिया गया है। माजी के नाकाम एहतजाज की वजह से भी पार्टी कारकुन इस्लामाबाद की तरफ एक और चढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे हालात में PTI के लिए मुज़ाहमत का सफ़र भी बज़ाहिर आसान नहीं होगा, या फिर कारकुन शायद तैयार हों और वज़ीर आला तैयार ना हों। अच्छा, ये देखना बाकी है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है और एग्जैक्टली चले मुज़ाकरात में क्या चल रहा है वो तो एक बात है, लेकिन KP में क्या चल रहा है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शकील फरमान अली ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ है। शकील फरमान, में अपडेट कीजिएगा कि अंदर हो क्या रहा है उधर। क्या वाकई आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर विद इन पार्टीज बन गए हैं, धड़े बन गए हैं, जो KPCM के साथ है, अली अमीन गंडापुर के साथ है, जो उनके अगेंस्ट है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धड़ाबंदी का शिकार हो गई है। देखें, बेसिकली जो धड़ा एक्टिव था महमूद खान साहब के खिलाफ, वही धड़ा जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक्टिव हुए हैं, जिसमें आतिफ खान साहब हैं, इसी तरह जो है जुनैद अकबर साहब हैं, शेराम साहब हैं, शकील खान साहब हैं। ये वही धड़ा है जो माजी में भी जो है महमूद खान साहब के खिलाफ एक्टिव रहा। इस मरतबा जो है उनका निशाना वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थे और उनका मौक़िफ़ ये है कि वो देख रहे हैं कि सूबे में बैड गवर्नेंस थी, इसी तरह जो है पार्टी को सही नहीं चलाया जा रहा था। तो उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए हैं। कुछ माजी में मुलाकातें हुई। देखिए, शकील खान साहब को जिस वक्त काबीना से बरतरफ किया गया था, तो उससे पहले जो है शकील खान साहब ने और इसी ग्रुप के चंद मेंबरान ने बानी PTI से मुलाकात की थी और वहां से उनको ये मैसेज दिया गया था कि आप जाएं पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो शकील खान साहब यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने उसमें कहा कि सूबे में बैड गवर्नेंस है, करप्शन हो रही है। वो बात जो है शकील खान साहब को जो है ओहदे से हटा दिया गया। तो आप ये देख लें कि अब वो ग्रुप एक्टिव हुए हैं। मेरे लिए तो जो है आप जिस तरह कह रही हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला के लिए खतरे की घंटी बज गई है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, अगर के जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई सदारत वापस लेनी थी, तो इसका क्या मतलब है कि उनके मुखालिफ धड़े के एक शख्स को जो है क्या कहते हैं सूबाई सदर बना दिया गया है। तो इससे मैसेज बड़ा क्लियर कट है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ धड़े को जो है इस वक्त जो है सबकत हासिल हुई है। और इससे बढ़कर ये कि कल जो है जिस वक्त मुलाकात की है बानी PTI से आतिफ खान साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने और शाह फरमान साहब ने, तो उनको कहा गया है कि बाकायदा आप जो है उनसे पूछा गया है कि सूबे में करप्शन हो रही है, तो उन्होंने बानी PTI को कहा कि सूबे में करप्शन के हवाले से हम आपको मालूमात कर, तो उनको जो है एक टास्क सौंप दिया गया है इसी ग्रुप को कि वो जो है ये पता चलाए कि सूबे में करप्शन हो रही है। तो वो फिर रिपोर्ट जो है या अगली मुलाकात में बानी PTI को उन्होंने कहा है कि हम आपको अगली मुलाकात में आगाह करेंगे, इस वक्त हमें मालूम नहीं है। एक जो है गैर सियासी आला शख्सियत जो है, खातून शख्सियत जो कि पार्टी में बाअसर हैं, बहुत उनका असर व रसूख है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है कि वज़ारत आला जो है अली अमीन सूबाई सदर का जो है वो अली अमीन साहब के से ले लिया जाए, वापस ले लीजिए। और जो एहतजाज हुआ था नवंबर में, उसमें का भी बताया जा रहा है कि उसमें भी जो है दोनों के दरमियान जो है वज़ीर आला अली गंडापुर साहब और उनके दरमियान जो एक खलीज बड़ी है। और उसके बाद ये गैर सियासी जो खातून शख्सियत हैं, इनका भी असर और रसूख है, दीगर जो
ग्रुप के लोग हैं, बाकायदा उनको ये टास्क दिया गया है कि वो सूबे में करप्शन से मुताल्लिक मालूमात बानी PTI को दें, यानी कि ऐसा लग रहा है मॉनिटरिंग बेंच को बैठ गया है अली अमीन पे। क्या उनकी वजारत आला भी खतरे में है? ये शकील हमने आपसे जानना है, लेकिन हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बानी PTI की मुलाकातें और ये तमाम मामला कवर करते हैं। और बानी PTI की मुलाकात गंडापुर साहब से हुई और उसमें उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया। हैदर, क्या अहवाल रहा उस मुलाकात का? देखिए, बानी PTI से जो मुलाकात हुई है ये सारी डेवलपमेंट के बाद अहम मुलाकात थी, जिसमें बानी PTI ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। और PTI की सीनियर रहनुमाओं से रात मेरी बात हुई। आज सुबह उमर अयूब खान साहब से इस शो में आने से कबल मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि ये मुलाकात किस हवाले से हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इशूज़ का बानी PTI ने जिक्र किया और उन्हें टास्क दिए हैं, यानी अली अमीन गंडापुर को टास्क दिए हैं। अगर बात कीजिए अली अमीन गंडापुर के मौजूदा हालात की, तो ये शकील फरमान साहब ने दुरुस्त कहा कि वो शख्सियत इन्होंने नाम ने तो नहीं लिया, लेकिन हम मुतअद्दिद मरतबा नाम लेते रहे हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद से कुछ इख्तलाफात थे और बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर की शिकायत भी लगाई। और अली अमीन गंडापुर पे गुस्से के हवाले से गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद के सीनियर रहनुमाओं से भी हमारी गुफ्तगू हुई। और दूसरा ये कि जो कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, इमरान खान के बहुत करीब और काबिल एतमाद समझे जाते हैं। और दूसरा ये कि PTI के अपने साथियों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने हमें मिसालें दी और 2 जुमले कहे। एक ये कि कुछ शहर के लोग, पंजाबी में कहा जाता है कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और दूसरा एक बहुत ही अहम जुमला उन्होंने कहा कि जी का जाना ठहर गया है। अब मसला यह है कि बानी PTI के से मिलकर आने वाले अफराद अगर कहते हैं कि जी का जाना ठहर गया, यानी अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात होंगी। और हमारे ज़रा ये बात बता रहे हैं कि कल जो अली अमीन गंडापुर बानी के साथ मुलाकात के लिए गए वो इसलिए अहम मुलाकात थी कि बानी ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। नहीं तो क्या उन्हें बता भी दिया गया है कि अब बस आपका जाना ठहर गया है या बस नाराज़गी तक ही फ़िलहाल मामला है? उन्होंने कहा कि आप मोहसिन नकवी की तरह काम ना करें, उनके साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज ना हुआ, इस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे करप्शन की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारे सबूत यहाँ पार्टी रहनुमा ला रहे हैं, तो आप इसकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। और दूसरा ये कहा कि मुझे कोई भी इस तरह की कहानी, कोई भी वाक़या सुनने को ना मिले, गवर्नेंस पे काम करे। और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल हुकूमत कायम होनी चाहिए, जिसमें आतिफ खान समेत पार्टी के दीगर आपसे इख्तलाफ रखने वाले अफराद से भी मुशावरत होनी चाहिए और उनको भी मुशावरती अमल में शामिल करें। और ये तंबीह की गई है। और साथ ही इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आज जो होने जा रहा है उसके साथ इसलिए ताल्लुक़ है कि आज एक तरफ मुज़ाकराती अमल है जिसमें PTI की मुज़ाकराती टीम शामिल नहीं होगी, जो स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। दूसरा, आज मौलाना फजलुर रहमान से PTI का वफ्द मिलने जा रहा है। गुज़श्ता शब अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मौलाना फजलुर रहमान से मिले और आज PTI और अपोजिशन के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातों के हवाले से बात की गई। और मौलाना फजलुर रहमान आने वाले चंद दिनों में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, कहा यह जा रहा है, वो शरीक होंगे। और आज PTI का वफ्द बानी PTI का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाएगा। और दूसरा, एक और अली अमीन गंडापुर पर इसलिए भी पार्टी के रहनुमाओं को तशवीश है क्योंकि एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद या खैबर पख्तूनख्वा के जो रियल स्टेक होल्डर हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर, लेकिन जहाँ शेर अफजल मरवत के इलाके में लकी मरवत में इस वक्त जिरगा हुआ है, उन्होंने आज संगीन फैसले करने की तरफ बढ़ने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने जो इस्लामाबाद में चंद अफराद की नशिस्त बुलाई उसमें रियल स्टेक होल्डर नहीं थे। पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से में जो तालिबान के आने की वजह से या वहाँ पर ऑपरेशंस की वजह से मुतासरा फरीक थे वो बहुत कम थे,
इस हवाले से बैरिस्टर सैफ ने जिन अफराद को बुलाने में किरदार अदा किया, इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जो असल वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स थे, जो वहाँ मुतासरा फरीक थे, उनकी बजाय ऐसे अफराद को बुलाया गया जिनका असर रसूख वहाँ पर इतना नहीं है जितना कि वहाँ पर PTM के साथ बात करने का बानी ने कहा। हम आपसे मुज़ाकराती अमल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि अगर तो PTI वाले आज बैठ जाते हैं तो शायद हुकूमत के लिए इनको ऑफ़र करने के लिए हुकूमत के पास कोई दरमियानी रास्ता है। उसकी क्या तफसील है, क्या बैठने लगे हैं? क्योंकि रात तक तो अयाज सादिक साहब टेलीफोन घुमाते रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से इनकार ही आया। क्या कोई गुंजाइश निकलेगी? नहीं निकलेगी। दूसरा शकील भी हमारे साथ बिल्कुल शकील फरमान, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सी बातें जो हैं हैदर ने हमें बताई हैं। और अगर हम ये सोचें कि अली अमीन गंडापुर की ऑब्वियसली जो कुर्सी है उसके भी कुछ चंद दिन ही रह गए हैं और शायद वो भी रिप्लेस हो जाए, क्योंकि बात देखें ना, करप्शन की भी एक बात उठी है, गवर्नेंस की बात उठी है, सिक्योरिटी की बात उठी है, तो बहुत सी चार्जशीट्स जो हैं वो इर्द गिर्द हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कंटेंडर फॉर CM KP कौन हो सकता है फ्रॉम विद इन द पार्टी? शकील फरमान, आपको आवाज आ रही है? देखें खान साहब, बानी PTI का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको ये मालूम होगा कि माजी में जो है उन्होंने हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ खड़े हुए हैं। ये उन्होंने परवेज खटक साहब के साथ किया जब उनको पार्टी के अंदर से मसले मसाइल हुए, यही महमूद खान साहब के साथ किया। और अब भी हालिया उनके चंद माह पहले का बयान देखें तो उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया था जेल के अंदर से कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन जो है कुछ ही माह के बाद जो है अब सूरत हाल जो है बदल गई है। आप जिस तरह कह रही हैं कि वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, तो देखें ये फैसला तो बानी PTI ने करना है कि कौन अगला जो है, अगर मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जाता है। मेरे नहीं ख्याल कि इतना जल्दी हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वज़ारत आला से हटाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता है तो हज़ारा से जो हैं आप देख लें कि एक साबिक स्पीकर हैं, वो जो है इस वक्त उनको कोई वज़ारत नहीं मिली, वो MP हैं, उनको जो है एक चांस दिया जा सकता है। इसी तरह जो है मर्दान से जो है मर्दान से भी कोई जो है ऐसा शख्स सामने आ सकता है जिसको वज़ीर आला बना। जो आप देखें मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs जीते हैं उसमें 90% जो MPs हैं उनकी जो है पहली मरतबा वो असेंबली में आए हैं, तो इनके पास चेहरे कम है। और ये भी हो सकता है कि कोई सीट खाली कराई जाए और किसी भी जो बानी PTI जो किसी को अगर बनाया चाहे तो उस सीट से उनको इंतखाब लड़ाया जाए और उसके बाद जो है उनको कहा जाए कि आप जो है सूबे के वज़ीर आला बने। तो नाम मुख्तलिफ हैं। जुनैद खान साहब हैं, अगर उनको जो है एक सीट निश्चित खाली करा के यहाँ से सूबाई असेंबली की इंतखाबात। इसी तरह जो आतिफ खान साहब हैं, शहराम तरक्की साहब का नाम भी जो है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट, फैसल तरक्की हैं, शहराम तरक्की साहब के भाई हैं, वो हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि शकील ये लोग तो बहुत अरसे से आउट ऑफ फेवर थे। मतलब ये आज तो नहीं पता बानी PTI को लग रही बातें कि इन लोगों को साइड लाइन किया हुआ था, तो अचानक क्या तब्दीली आई कि उधर से इनकी सूबाई सदारत भी ले ली और इनके बिल्कुल मुखालिफ ग्रुप जिनके इन्होंने लिटरली अली अमीन ने इनको साइड लाइन किया हुआ था, वहां से सूबाई सदर उठा के लगा दिया। देखें मेरी जो है ना इंफॉर्मेशन वो ये है कि जो है वफाकी वजीर दाखिला से जो है मुलाकातें वो भी जो है, हालांकि आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब हो या कोई भी वजीर आला हो तो वो सूबे में जो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल है, तो जो भी वजीर दाखिला होगा मरकज में उनके साथ वो इन टच रहेंगे। क्योंकि बाज जिस तरह कुरम में आप देख लें कि जो जरगा हुआ उसको वफाकी हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे बैक करी थी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री वो भी उसको जो है देख रही थी। और जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मदद हुई तो हम आपको कुरम में मदद भी फराहम करेंगे। तो एक ये चीज, और दूसरा ये है कि मेरे अपनी जाती राय में जो है बुशरा बीबी से जो है इख्तिलाफ जो है वो भी एक जो है मेजर वजह है बेसिकली, बड़ी वजह बने। अच्छा हैदर, अब आप बता दें कि आज कोई चांस है कि PTI वाले इस निशस्त में बैठ जाएं जो मुज़ाकराती अमल है, और अगर नहीं बैठते तो क्या हुकूमत
इनको अगर बैठ जाते जो ऑफर करती वही इनकी गैर मौजूदगी में भी ऑफर करेगी? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती टीम के अरकान हैं वे बिल्कुल आज मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं आएंगे, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब इरफान सदीकी साहब से जब हमारी पार्लियामेंट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, जब उनसे सवाल हमने पूछा कि आपका फिर लायामल क्या होगा, उन्होंने कहा कि हम कोई भी छत पर चढ़कर उनको आवाज़ें नहीं देंगे, ना ही बुलाएंगे कि आओ हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। अगर वो आएँ तो बिस्मिल्लाह वो आकर बातचीत करें, और 28 तारीख को चूँकि वर्किंग डेज़ 7 वर्किंग डेज़ पूरे हो रहे हैं तो उन्हें आकर बात करनी चाहिए। इरफान सदीकी ने यह बताया कि जो हमारा मुज़ाकराती अमल में पहले से तयशुदा तरीक़ाकार था कि यहाँ मुज़ाकराती नशिस्त के अंदर ही सारे मसाइल हल होंगे या इधर अंदर ही बात होगी, इस तरह पब्लिक में जाकर बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपको तहरीरी तौर पर हमें बताना चाहिए था या कमेटी में आकर ये अपना जवाब देना चाहिए था। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा ये कहते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ही कहा था कि अगर हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान कर दे और उसके कमीशन के TORs तय करने के लिए हमसे रब्ता करे तो हम फिर उस सूरत में बानी से मुशावरत के बाद आ सकते हैं और कमीशन के TORs पर हम इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, वरना कमीशन के ऐलान से के अलावा किसी सूरत हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी दोनों तरफ से अना है। आपको एक और बात बता दूं, इससे कबल भी साहबजादा हामिद रज़ा के बारे में कहा गया कि उनके घर पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद मुज़ाकराती अमल को रोक दिया गया। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तानी तारीख़ में PTI के साथ मुज़ाकराती अमल की जब इब्तिदा हुई उस वक्त शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, इसके अलावा फवाद चौधरी और दीगर अफराद जब मुज़ाकराती अमल में शरीक थे तो इसी तरह पुलिस परवेज़ इलाही के घर पहुंची थी, जिसके बाद इमरान खान ने मुज़ाकराती अमल से एक कदम पीछे हटने का फैसला किया था। एक मरतबा फिर पंजाब पुलिस पहुंची है, लेकिन इन दोनों सूरतों में PTI के लिए PTI के संजीदा हल्के वो ये समझते हैं कि मुश्किलात बढ़ेंगी, बजाय इसके कि हम आइसोलेट हो जाएं, मुज़ाकराती अमल से दूर हो जाएं। हमें मुज़ाकरात की टेबल से ही कुछ हासिल करना होगा, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन आज वो मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठ। बिल्कुल, तो वो दरवाजा भी लगता है कि बंद हो गया है। दशराजी बहुत बहुत शुक्रिया। शकील फरमान भी बहुत शुक्रिया। मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहना चाहिए। अच्छा, एंड ऑल्सो अगर 7 वर्किंग डेज थे तो वो वर्किंग डे आज ही अगर बन रहा है तो इतना तो इंतजार शायद कर ही लेना चाहिए था, लेकिन अ लॉट इज हैपनिंग इन KP इन इटसेल्फ एंड विद इन द पार्टी, जिनकी वजह से शायद कुछ फैसले हुए होंगे। ये सियासी मौसम तो समझ नहीं आ रहा क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन अदरवाइज कोयटा में क्या मौसम है वो आपको बता देते हैं। क्या मौसम है? जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है, मौसम सर्दी है, और बाकी हमें कौन बताएगा? सलमान अशरफ इज गोइंग टू टेल अस। जी, अगर बलूचिस्तान के मौसम की बात की जाए तो हफ्ता रफ्ता के दौरान इस मौसम का काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट थी जो वादी कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि अगर आज की बात की जाए तो वादी कोयटा और गिद्धनवा में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है, ताहम दर्जा हरारत आज भी नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम की मज़ीद शिद्दत का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन एक नया स्पेल ज़रूर दाखिल हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सख्त यख बस्ता सर्दी में सुई गैस प्रेशर में कमी शिकायत आम है। जी, स्क्रीन के थ्रू वो ठंड जो थी ना वो नजर आ रही थी, बिकॉज ड्राई क्रैकलिंग किस्म की ठंड, यू कुड टेल। बहुत शुक्रिया सलमान। सभी कोयटा में सो या ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करनी है। वेस्ट इंडीज़ से दूसरे टेस्ट में शिकस्त खा ली मेहमान टीम। 34 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होगी, थैंक्स टू अस। जिस तरह 254 रन्स के हदफ में कौमी टीम 133 रन्स पर ही ढेर हुई, पता चल गया है कि हमारी बैटिंग लाइन
कितने पानी में है। एक्चुअली वी बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ वाइल कि हमारी बैटिंग बहुत वीक हुई है और कल की शिकस्त से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम से लगाई गई उम्मीदों को बड़ा ही कोई दिल टूटा है। वैसे झटका लगा है क्योंकि यही टीम है जिसके बेशतर खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। चैंपियंस ट्रॉफी में विकेटें कैसी होंगी ये नहीं मुझे पता। अब इसी तरह की मॉइस्चर सुखा के बिल्कुल ड्राई ग्रीन इफेक्ट वाली विकेट्स होंगी जिसपे स्पिन को सपोर्ट मिले, या फिर हमारे पहले जो विकेटें होती थी जिनमें पेसर्स को सपोर्ट मिलती थी वैसी होंगी। क्या होगा कॉम्बिनेशन ये पता नहीं है हमें अभी। कुछ बहुत से सवालात हैं। अच्छा सवालात तो कल कप्तान से हुई हैं बाय द वे, तो इस बहुत से एक सवाल हैं वो सख्त नाराज भी हुए। हाँ, शान मसूद से कल एक सहाफ़ी ने उनकी कप्तानी से मुतालिक सख्त सवाल कर डाला जिस पर उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया, उससे में आ गए। लेकिन नहीं वैसे बड़ा अच्छा उन्होंने क्या बड़ा डिसेंटली उसको भी जवाब वैसे सही दिया था। हमने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 6 पर फिनिश किया था, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 7 पे फिनिश किया था और आज हम नंबर 9 और आखिर में हैं। अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतजार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर भाईजान एक मिनट, नज़ीर भाई एक मिनट। नहीं देखें, बट आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। डिसीजन मेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। हम लोग इस मुल्क के हैं, इस इदारे के हैं, ठीक है, और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। अपने आप को एक क्वेश्चन वॉइस करने के चक्कर में आपने, ठीक है, आपने बोल दिया। आप किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारी जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। अगर आप किसी चीज़ के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या काम हो रहा है, उसको लर्न करने की कोशिश करें। उसके बाद आपने जो क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना आप ज़रूर दें। अच्छा, एक तो शान ने बड़ा ही डिसेंटली इसका जवाब तो दिया, लेकिन और फिर उन्होंने कह भी दिया। दरअसल जो सवाल किया गया था उसमें बेसिकली यही कहा गया था कि आप खुद मतलब इस पोस्ट से उतर जाएंगे या फिर आपको हटाया जाएगा, यही था ना सवाल का। उसका मतलब एक तो हमें सिर्फ आवाज आ रही थी, तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आल्सो मेंट दैट। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर शान को लगा कि इसमें डिसरिस्पेक्ट का अंसर है, एलिमेंट है, तो उसमें चूंकि हमारे पास वो विजुअल नहीं है सामने से, बिकॉज यू नो आप जिस तरह जिस अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो आपके चेहरे के तासुरात होते हैं, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आगे पीछे क्या बात हुई होगी तो और यू नो जो डिसरिस्पेक्ट फील करता है ही हैज अ राइट टू फील दैट, क्योंकि उसको नजर आ रहा होता है ना कि आगे क्या बात हो रही है। तो खैर एनीवे ये हुआ और तो ये सारा कुछ हुआ था। इस पे आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से एन पहले, मतलब कुछ ही अब हफ्ते रह गए हैं, तो इस किस्म के मूड बनना जहां मीडिया भी ये सवाल करे और आगे से जवाब भी, मतलब ये बड़ा ही बैड टेस्ट इन द माउथ किस्म की सिचुएशन है। आई जस्ट विश वी weren't here right before such a big championship। लेकिन लगता भी नहीं है कि कुछ तो हमारा कुछ जरा हमारे कुछ एलिवेट हुए होते। But this is another format, that's another format, so yeah. जी अब्दुल्ला रहमान, ये एक ऑब्वियस चीज़ थी कि इरिटेट होना बनता था कप्तान का और उनका बुरा मनाना भी बनता था। 2.5 दिन के अंदर आप मुल्तान में, जहाँ पर आप इससे पहले कामयाबी भी हासिल कर चुके थे, आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी, वहाँ पर अगर आप 2.5 रोज़ के अंदर हार जाते हैं तो वो थोड़े से इनाइट ज़रूर हुए। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि एक वैलिड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बुरा नहीं था। परफॉर्मेंस के लिहाज से हर सहाफ़ी का हक है कि वो क्वेश्चन करे, लेकिन इस सवाल को बेहतर अंदाज से मज़ीद किया जा सकता था। लेकिन आजकल आपको पता है कि हर कोई जो है वो पिंचिंग किस्म के क्वेश्चन करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो क्वेश्चन है वो पॉपुलर भी हो, उसको फेम भी मिले, उसका वायरल क्वेश्चन भी हो, लोग उसके बारे में बात करें जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं। उस क्वेश्चन का तो मकसद पूरा हो गया किए जाने का। लेकिन अगर आपके सामने एक कप्तान बैठा हुआ है, उसने आपकी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की हुई है और इससे पहले वो 3 टेस्ट मैचेस इसी कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जीत भी चुके हैं, 2 इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और 1 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो मेरे हिसाब से अगरचे उनकी परफॉर्मेंस ज़ाती इनफरादी जो है वो शान मसूद की
उस तरह की कंसिस्टेंटली नहीं है। क्वेश्चन किया जाना चाहिए था, लेकिन इसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। जहाँ तक मूड की बात है, डेफिनेटली ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है तमाम कि अगर आप एक होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच हार चुके हैं और अभी आपकी ट्राई सीरीज़ होनी है जहाँ पर आपको न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का मुकाबला करना है और वो तैयारियों का हिस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी की, जहाँ पर आपको बहुत मुश्किल टीमों का भी सामना करना पड़ा। उससे पहले अगर आप होम ग्राउंड पर अपनी कंडीशंस में टेस्ट मैच हारते हैं तो अच्छा टेस्ट नहीं गया, उसका फ़र्क भी पड़ेगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच की जो टीम थी वो डिफरेंट होगी वनडे टीम से, तो अब देखना यह है कि अगर सुनने में आ रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 2 या 3 फरवरी को एक कैंप लगने जा रहा है और उस कैंप में अगर तमाम खिलाड़ी एक नए सिरे से इकट्ठे होते हैं, जेल होते हैं, अपना भूलते हैं जो कुछ भी इस मुल्तान टेस्ट मैच में हुआ, तो मेरे लिहाज से कि मेरे ख्याल में वैसे हमारी विकटें कैसी होंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? सोहेल, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि आईसीसी के अंडर ही सारा मामला सेटल होगा विकटों से मुताल्लिक। शान की एक तजवीज़ ये भी आई इस सारी कॉन्वर्सेशन में कि हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में भी इस तरह की कोई एक आध पिच बनाई जाए। क्योंकि चले ये तो मुल्तान की बात हो रही थी ना, मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी के हैं वो तो मुल्तान में थोड़ी होने हैं, वो तो कराची लाहौर वो तो और रावलपिंडी ऑफ कोर्स, तो वो तो और विकेट्स होंगी और पिचेस होंगी। जी डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा अब्दुल्ला ने भी कि ये अब कोई आकिब जावेद का फार्मूला नहीं चलेगा इन पिचेस के ऊपर। ये वो पिचेस हैं जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी खुद अपनी निगरानी में जो है वो पिचेस जो हैं वो बनवा रहा है। इससे पहले दौरा कर चुके हैं उनके जो क्यूरेटर हैं आईसीसी के यहाँ का पाकिस्तान का, और वो यहाँ पर आकर ग्राउंड स्टाफ जो पाकिस्तान का है, जो क्यूरेटर हैं पाकिस्तान के टोनी हैमिंग्स, उनको सब कुछ ब्रीफ कर चुके हैं। अब एक दफ़ा फिर वो आएंगे, आकर मॉनिटर करेंगे कैसी पिचेस हो रही हैं। ये बिल्कुल वैसी पिचेस नहीं होंगी जिस तरह हम लोग अभी होम कंडीशंस में उसका फ़ायदा उठाने के लिए बनाते रहे हैं। ये एक स्पोर्टिंग पिचेस होंगी। आईसीसी के तमाम इवेंट्स में इसी तरह की पिचेस होती हैं और जिस तरह की आजकल धूप निकली हुई है लाहौर में पिछले 8-10 रोज से और आगे भी कोई इम्कान नहीं है, वैसे ही मॉइस्चर सूख जाएगा जी, वो सूख जाएगा, तो वो हमें एक अच्छी पिचेस जो हैं वो अच्छा ये बताइएगा कि हम चलें आईसीसी तो अपने टूर्नामेंट के लिए अपनी पिचेस खुद अपनी निगरानी में बनवाएगा, हम ये सैफरी की सीरीज के लिए किस तरह का मूड सेट करेंगे? मतलब ये जो फॉर्मूला था और इतना कुछ हो रहा है राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, कोई प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी होगा। मतलब ये बीच में आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ रेस्ट तो बीच में शायद होना ही चाहिए था। ये बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, दैट्स there is a thing called too much cricket, but this can be a run up for the ICC Champions Trophy as well। ये जो सैफरी की सीरीज है इसका बड़ा फ़ायदा होगा ट्राई सीरीज का, मैं समझता हूँ, क्योंकि वामा मैचेस उस तरह के अभी तक अनाउंस भी नहीं हुए और मेरा नहीं ख्याल कि वामा मैचेस जिस तरह पहले आईसीसी इवेंट से होते हैं कि हर टीम को 2-2 मैचेस खेलने का मौका मिलता है, वो शायद लॉजिस्टिक्स के मसाइल की वजह से इस तरह का मौका ना मिल सके और उसमें पाकिस्तान शाइन्स को इन्वॉल्व किया जाने के एक प्लान बनाया जा रहा है जिसकी मंजूरी आईसीसी ने देनी है। तो उससे पहले अगर आप इंटरनेशनल टीमों के साथ मैचेस खेल रहे हैं और उसमें साउथ अफ्रीका भी है जिसके साथ अभी हाल ही में आपने कामयाबी भी हासिल की, उसके खिलाफ सीरीज़ में न्यूजीलैंड की टीम है, खासी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसके खिलाफ अगर आपको मौका मिलता है और पिचेस भी उसी तरह की होती हैं जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी में होंगी, तो मैं समझता हूँ कि इन मैचेस का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को या दीगर टीमों को फ़ायदा होगा। अभी आप तमाम टीमों के ऊपर नज़र दौड़ाएं, मासवाई 1 या 2 टीमों के तमाम की तमाम टीमें इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेल के यहाँ पर पाकिस्तान में इकट्ठे होने जा रही हैं जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड की सीरीज़ है इंडिया के खिलाफ, वो भी अपने मैचेस खेलेगी और बिल्कुल इख्तिताम के साथ ही इंग्लैंड अगर वार्म अप मैचेस भी नहीं हो रहे तो फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए। In any case, शुक्रिया आपका। That's all the time we have. Sohail Imran, thank you. अच्छा, can I just say बिल्कुल ये एक एमी थोड़ी सी बात। एक सजेशन हुमा मैं बड़ी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सजेशन शान की ही डिस्कशन से निकली कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली पिचेस हमने इस सीरीज़ के लिए मुल्तान में बनाई थी, ये हमारे किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी ट्राई हो जाए ताकि हमारे बैटर्स का हाल हुआ, मतलब हमारे पास उस स्पीड के पेसेस तो नहीं है। अगर हमें स्पिन पे ही इन्हिसार करना है और हमें अपने लिए आगे इस तरह की पिचेस बनानी है तो फिर हमारे लड़कों को कुछ तो प्रैक्टिस हो इन पिचेस पे खेलने की। बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पिचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपने खेलना है उस पे, तो उस पे अपने डोमेस्टिक को भी खिलाया जाए ताकि वो भी कुछ ट्राई आउट करें इस तरह। और हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं साथ साथ ये कह दूं कि शान ने जो पफर जैकेट पहनी हुई थी ना, जो कि परहैप्स पार्ट ऑफ द किट है,
हमारी टीम की। दैट वाज गुड, वेरी नाइस एंड नाइस कलर एज वेल। अच्छी बात हो गई। has eyes on that. I always, आपको पता है फैशन और ये स्टाइल वगैरह is my thing, so I like that. PCB से राब्ता करते हैं कि कोई मिल जाए, कोई जैकेट का इंतजाम हो। ब्रेक के बाद थैंक यू, ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा है ना कि बैठे बिठाए आप बम फट जाए आपके इलाके में, लिटरली वही हुआ। बड़ा सही आपने, क्योंकि ये बम भी फटा है। मुल्तान में हुआ क्या है, एलपीजी बाउजर का धमाका हुआ है। 6 कीमती जाने तो गई हैं, दर्जनों घर तबाह हुए हैं, 39 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 13 जख्मियों की हालत बड़ी क्रिटिकल है। गैस बाउजर धमाका शेरशाह रोड पर वाक़े एक गोदाम में एक्चुअली हुआ है। धमाके की वजह वही कोई ना कोई गैर कानूनी काम, गैर कानूनी तौर पर यहाँ गैस बाउजर से एलपीजी मुंतकिल की जा रही थी और फट गई। कितना कोई खतरनाक किस्म का, who would have even thought कि हो सकता है। खैर बाउजर फटने से करीबी आबादी है, उसके टुकड़े जो है करीबी आबादी पर जा गिरे, जिसने करीबी आबादी के 90 से ज़्यादा घरों को मुतासिर किया। 20 घर तो मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए और अब इनके मकीन जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हुए। ऑब्वियसली कोई मदद करेगा तो बात है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। Can't get worse than this. ये LPG का टैंकर था जो इधर पार्क किया हुआ था, उसके वाल में से गैस लीक हुई है तो बदबू फेंकी है। बहुत सारे लोग बदबू सूंघ के यहाँ से चले गए। उसके बाद धमाका हुआ है। धमाके से जो लैंटर की छतें थी, कंक्रीट की छतें थी, वो भी उड़ गई और शोले गिरने से वहाँ पे आग लग गई। आप गिरदनवा के सारे मकान देखेंगे तो आग लगने से जानवरों की भी डेथ हुई है। उसके साथ बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 ख़वातीन हैं, 2 मर्द हैं। इसके अलावा 31 के करीब ऐसे लोग हैं जो झुलस गए हैं बुरी तरह, उनमें से 13। बड़ा ही हौलनाक। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे ना इनकी वीडियोस भी हैं, इन द सेंस कि लोग जो सड़क पे थे जिन्होंने धमाका सुना, वो उनका ये कहना है हम तो इतनी दूर थे और फिर भी वो धमाके की जो आवाज़ थी, वाकई जो आप कह रहे हैं ना, बम टाइप सिचुएशन लग रही थी कि कहीं अटैक हो गया, वो लग रहा था। एलपीजी बाउजर से गैस निकाल कर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट की जाती है। एक्चुअली होता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत कम और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मिक्सिंग की जाती है। और एलपीजी 300 रुपये फ़ी किलो, कार्बन डाइऑक्साइड 15 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाती है। ये 2 नंबरी और लालच इस नुकसान की वजह पर हमेशा एंड में यही चीज़ निकलती है, वरना और क्या हो सकता है। बात करेंगे इस बारे में। डेप्यूटी मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये हादसा कैसे हुआ था और कितना नुकसान अब तक सामने आ चुका है। बेसिकली ये एलपीजी कंटेनर था जो कि मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से शायद आ रहा था और एलिजिडली यहाँ पर ये ड्राइवर वगैरह इन्होंने एक डेरे के ऊपर इसको ये पार्क करते थे इस बहाने के ये यहाँ पर रात को रेस्ट करेंगे एज़ पर जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। और वहाँ पर ये उस एलपीजी के कंटेनर में से गैस को चोरी करते थे और जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, ये छुप छुप के ये काम कर रहे थे और उसी के अंदर ये हैज़र्डस हादसा हुआ है और ये कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ है और बहुत सा जानी नुकसान हुआ है। 6 डेथ्स अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं, 39 टोटल विक्टिम्स हैं और तकरीबन 6 डेथ्स के अलावा 31 से 32 ज़ख्मी लोग हैं जो कि क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 1 से 2 माइनर इंजरी के केसेस हैं जो कि निश्तर बर्न यूनिट के अंदर ज़ेर इलाज हैं। अच्छा, ये बताइएगा बुखारी साहब के इस हादसे की वजूहात जो भी सामने आ रही हैं, ये मुमकिन तो नहीं है कि इंतज़ामिया की गफलत ना हो? आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें भी? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। मैं बिल्कुल इसमें कमिश्नर साहब की डायरेक्शन के ऊपर और सीएम की डायरेक्शन के ऊपर हमने एक इंक्वायरी कमेटी फ़ौरन ही तश्कील दे दी थी। आज सुबह से उस इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है जो कि नुकसानात का तखमीना भी लगा रहा है और ज़िम्मेदारान का तयन भी किया करेगा। इस सिलसिले में मैं ये भी बताता चलूँ कि सीपीओ साहब से जो मेरी डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुई है, हम मौके पर भी गए थे। जो इसमें ड्राइवर और जिस प्रेमिसेस के अंदर ये वाक़या हुआ है उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ FIR दी जा चुकी है और पुलिस मुजरिमों की तलाश में है और अनकरीब वो कानून के शिकंजे में होंगे।
और जो इंक्वायरी कमेटी है उसके TORs में शामिल है कि वो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करे, और अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म की मॉनिटरिंग के अंदर या फिर कोई और लूप होल है तो उसमें ज़िम्मेदारी फ़िक्स करके उनको भी करारवा की सज़ा दी। अच्छा, इस हादसे के बाद ऑब्वियसली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर में कोई प्लानिंग हो, रिहायशी इलाकों से ये सब मामला जो है वो दूर रखे जाएँ, तो इसके लिए कोई फौरी एक्शन, सर्वे वगैरह कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी मीटिंग में ये डायरेक्शन पास कर दी थी और कमिश्नर मुल्तान ने तमाम मुल्तान के डिवीज़न के अजला में ये डायरेक्शन पास कर दी है। हमारे सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की निगरानी में एक्टिवेट हो गए हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का LPG कंटेनर किसी भी रिहायशी इलाके में कतल ना हो और वो अपने सेफ प्रेमिसेस जहाँ पर भी उसने पार्क होना है वहाँ पर हो, रिहायशी इलाकों के करीब उन्हें कतल ना होने दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बुखारी साहब, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान। मतलब वादे तो होते हैं, फिर पता नहीं क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे इन दी एंड और नॉट। हम ले रहे हैं अभी एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। अच्छा, पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, तो वेस्ट इंडीज़ से हम ये सीरीज़ तो बराबर कर गए, लेकिन 34 साल बाद वेस्ट इंडीज़ ने कोई भी टेस्ट मैच हमारी सरजमीन पर जीता। हमारी परफॉर्मेंस सर्टनली अच्छी नहीं रही। आगे हमारी ट्राई सीरीज़ आ रही है एंड ट्राई सीरीज़ के बाद है चैम्पियंस ट्रॉफी। तो चूंकि अब्दुल्ला को ये लग रहा था कि अभी हमने इनफ बात नहीं की क्रिकेट पे, तो हम मजीद बात कर लेते हैं और हमें जो हमने अहमद शहजाद साहब को दावत दी थी। बहुत शुक्रिया अहमद फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं कल के मैच की, और पाकिस्तान जिस अंदाज में ये मैच हारा है, क्या ही बात करें, उसकी वजह आपको क्या लग रही है? और पिच हमारी मर्जी की, कंडीशंस भी देखी वाली, फिर क्या हुआ? मतलब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, घुमा बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी पीछे बांग्लादेश आया था, उस पे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस थी और बांग्लादेश के पास एक ही 140 प्लस का जो है ना बॉलर था। हम सारे उससे आउट होते जा रहे थे। उससे पहले अगर आप बात देखेंगे तो फ्लैट पिचेस होते थे, ठीक है, हम अपना 50, 60, 70 कर लेते थे, लेकिन या वो मैच ड्रॉ हो रहा था या वो मैच हम हार जाते थे। अब अगर आप स्पिन की तरफ आते हैं, बीइंग एन एशियन टीम, अगर आपने स्पिनर को भी अच्छा नहीं खेलना है तो फिर कहां और कौन सी कौन सी टीम के खिलाफ आपने खेलना है? ये 9वें नंबर की टीम थी और वो आपको आपके घर में हरा गई है और अब आप 9वें नंबर की टीम हो गए हैं। ये एक्सक्यूजेस ही हैं जो हम सुन रहे हैं अपने कैप्टन की तरफ से, चाहे वो व्हाइट बॉल्स के हैं चाहे वो रेड बॉल के हैं, लेकिन रियलिटी ये है, अब बात इतनी आगे चली गई है हुमा, दैट सी के 9वें नंबर की टीम है। ये वी नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, इट्स अ कंसर्निंग साइन। हम बॉटम पे आ गए। अब ये WTC के ये स्केड्यूल था सारा, इस पे हम 9वें नंबर पे फिनिश किया है। सो खुदारा छोड़ दीजिए सारी चीजों को, एटलीस्ट इतना करेज रखिए कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें बताइए इस अवाम को कि ये टीम के जो प्लेयर्स हैं इस लीडरशिप के अंदर, शान मसूद के अंदर, ये सीनियर प्लेयर्स थे, ये टीम को 9वें नंबर पे ले आए हैं। हमारा अगला टेस्ट मैच 10 महीने बाद है। हम फ्रेश लीडरशिप के अंदर, फ्रेश फेसेस के साथ अगला साइकिल जो है WTC का स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट अगर मोहसिन नकवी साहब ये बात सुन रहे हैं तो प्लीज कि कोई खुदा का खौफ खाएं और देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां आ गई। अच्छा, अब इस मैच के बाद यही कह सकते हैं कि हमारी बैटिंग एक्सपोज, क्या ही कह सकते हैं हम, अब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड तो बनना ही है। अब इन्हीं बैटर्स की तरफ सर्टनली देखा जा रहा है, देखा जाएगा व्हाट ऑप्शंस टू बी हैव। पहले शान मसूद, इमामुल हक के नाम भी आ रहे थे। आपको लगता है कि इन दोनों का वनडे में चांस बनता है, इन्हें होना चाहिए? देखिए, इन परफॉर्मेंसेस पे कौन सा चांस बनता है, आप मुझे ये बताएं। आप टीम को 9वें 10वें नंबर पे लेके जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज से भी आप हार रहे हैं, फिर आपका जो है ना 29-30 की आपकी टेस्ट की एवरेज है और उस पे आप लोग जो है ना खबरें चलवाते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में आपका नाम आना चाहिए। कौन सी परफॉर्मेंस पे आपका यार नाम आना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नालायकी है कि अगर आपने फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लेके आना था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो एटलीस्ट उसको 2-3 सीरीजें खिलाते तो सही। आप लोग अजीब उसके साथ मैच डाल के बैठ गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में हालात ये हैं कि साइम अयूब आपका एक रनिंग फॉर्म में प्लेयर था, आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में डाला,
जो कि आपको उस टाइम सब मना कर रहे थे कि नहीं डालना चाहिए था, इसको इस फॉर्म को प्रिजर्व करें और सिर्फ वाइट बॉल तक रखें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसके आगे तो हम सारा दुनिया जहान पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनको टेस्ट में भी लेके आए और अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गए। अब एक तरफ फखर जमान भी कम बैक करेंगे, दूसरी तरफ जो है ना पता नहीं है किसको लाके खड़ा करते हैं ओपनर को, और वो भी ऑलमोस्ट नए ही होंगे। तो आपकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो दोनों शेकी होंगे। फखर जमान कम बैक पे होगा, दूसरा प्लेयर आई डोंट नो कौन आता है। तो ये एक मेन पार्ट जो होता है आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट का, जो होता है ओपन जो है टोन सेट करती है फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द रेस्ट ऑफ द गेम, वही आपका जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। तो और आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद। बट दुख होता है ना कि वी आर सो क्लोज टू अ वेरी बिग टूर्नामेंट जो हमारे ही मुल्क में हो रहा है और जहाँ इतने और मुल्कों की टीम्स आ रही हैं, बट वी आर नॉट अप टू द मार्क। हालांकि हमें बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था अब तक। इंशाल्लाह मे बी वी हैव अनदर चांस थ्रू द ट्राई सीरीज टू टेस्ट आवरसेल्व्स। अच्छा जी, उधर चीन ने ना अमेरिका को हिला कर रख दी है। टिकटॉक के बाद क्या हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चीन से उठने वाले इस तूफान का नाम है डीप सीक और सीक। और अमेरिका में इसके शदीद असरात देखे जा रहे हैं इस तूफान के। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में भी बड़ी कमी देखी गई है। एनवीडिया के शेयर्स में 17% कमी हुई है। इसकी मालियत $560 अरब कम हो चुकी है। डीप सीक ने दिसंबर के में अवाखिर में बिल्कुल मुफ्त और ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI मुतारिफ करवाया और इस पर लागत सिर्फ $6 मिलियन थी। इसके मुकाबले में ChatGPT मुफ्त नहीं है और ये ओपन सोर्स भी नहीं है, इसलिए डीप सीक जो है वो छा गया है, उसने सबको परेशान कर दिया। और फिर जब हम ये खबर अभी कर ही रहे थे तो हमने ज़रा डीप सीक को डाउनलोड भी कर लिया क्योंकि वो मुफ्त है। और उसने वेलकम भी कर लिया। उसने वेलकम भी कर लिया। फिर मैंने सबसे पहला सवाल तो उसको कहा कि अपने बारे में तो कुछ बताओ ना। हाँ। तो उसमें वो ज़रा चीज़ें भी आ गई कि व्हाट इट डज एंड ऑल, इट इज़ अ ChatGPT टाइप थिंग। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है कि देयर इज़ टसल ऑलवेज बिटवीन चाइना एंड द US। तो वो ChatGPT के बाद अब लोग जो है दे वुड प्रेफर, मुफ्त है तो प्रेफर तो करेंगे कि डीप सीक को ही इस्तेमाल किया जाए। और डाउनलोड्स जो है वो भी आप आराम से अपने एप्पल स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप बन चुकी है इन दिनों। ऑलरेडी सोच लें। आपने किया? मैंने नहीं किया, अभी आप तजर्बा कर लें। मैंने कर लिया। अच्छा जी, चलें और बातें करते हैं। और सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों समेत हर तबका पीका कवानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और हुकूमत से ये मुतनाज़ बिल वापस लेने के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और 15 मिनट के इजलास में रुकन कमेटी कामरान मुर्तज़ा को तरमीम पर बहस की इजाज़त नहीं दी गई। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम रहमान ने कहा आज ही बिल पास करना है। कल सेनेट इजलास में सहाफ़ियों ने सेनेट गैलरी से वॉकआउट किया। मतलब ये सारी बातों से आपको पता चल रहा होगा ना कि जल्दबाजी, हमने हमेशा जल्दबाजी ऑफ इट ऑल पे बात की है। PTI सेनेटर्स भी एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने पीका तरमीम को आइन की रूह के खिलाफ करार दिया है। आपको पता है इस सिलसिले में एहतजाज हो रहा है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, दीगर सहाफ़ती तंजीमें हों, इदारे हों, सभी सरापा एहतजाज हैं और ज़रा नाला इस बात पे हैं, नाराज़ इस बात पे हैं कि बारहा यकीन दहानी हमारे ही शो पे आपको पता है जितने भी लोग आए उन्होंने यकीन दहानियाँ कराएं कि हाँ जी मुशावरत होगी, मशवरा होगा, डिस्कशन होगी। और अभी तो पहले तो कौमी असम्बली में पेश किया गया था, फिर हमने डिस्कस किया और कहा कि भाई आप इस पे बहस कर लें, तो वो बहस नहीं हुई, वो वहाँ से पास हो गया। वो बहस नहीं हुई, वो वहाँ से पास हो गया। फिर कहा गया कि अभी तो सेनेट से पास होना बाकी है, तो ये जो कमेटियाँ हैं इनमें डिस्कशन होगी, इनमें तरामीम हो जाएंगी, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। बात यह है कि वो सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर का क्या कहना है, जरा ये भी सुनना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आइन में हम सब का बुनियादी हक है। पीका में जो कानून में तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है कवानीन को, हुकूमत की तरफ से बराह रास्त हमला है इस बुनियादी हक पे। हम कौम के इस हक के लिए, जिस हक को दफन करने की कोशिश की जा रही है इस पीका अमेंडमेंट्स के ज़रिए, हम कौम के साथ, आइन के साथ और इस हक के साथ खड़े हैं।
जब तक हमारी हिम्मत है। हम सहाफ़ी तंजीमों से, हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से उस पर एग्री करते हैं। ये ऐसी एक कानून है, ये ऐसी अमेंडमेंट है, आइन के खिलाफ वर्जी करती है और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है, और ये सिर्फ उनके हक में है जो कि किसी किस्म का इख्तलाफ राय नहीं चाहते। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। का तरमीमी बिल के हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला किया है कि हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कल यानी 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो एहतजाज तो रिकॉर्ड किया जाएगा। मुलज़िमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्की हड़ताल की हिमायत कर दी है। PBA, CPNE और APNS का कहना है कि PFUJ के मुल्कीर एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाएगी। तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत भी जारी है। सिंध असम्बली में भी मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ कल सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी हिमायत ना करे तो पीका तरमीम कानून बन ही नहीं सकता। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी पीका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा ये एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सो तहफ़्फ़ुज़ात तो हर जगह से है और आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मामले पर सहाफ़ी नहीं, मीडिया की तालीम से वाबस्ता लोग भी खुश नहीं हैं। नमल इस्लामाबाद के मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर आयशा सिद्दीका हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहबा, पाकिस्तान में डिजिटल सिक्योरिटी की ज़रूरत बजा, फेक न्यूज़ का खात्मा ज़रूरी, लेकिन इस पर हुकूमत जिस अंदाज में कानून साजी कर रही है वो समझ से बालातर है। आपकी नज़र में पीका कवानीन में बुनियादी खराबी क्या है? पीका कवानीन में तो अगर आप एक बुनियादी प्रॉब्लम यहाँ पर देखें तो वो हुकूमत की तरफ से आपको जल्दबाजी की सूरत में नजर आता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप 2016 में भी जब पीका कानून बुनियादी तौर पर पास हुआ था, अनुशा रहमान प्रॉब्लम उस वक्त जो थी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उस वक्त भी आपको एक जल्दबाजी की सजा नजर आई और उसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है वो हमें एक कानून साजी की सूरत में बहुत नुमाया नजर आ रहा था, जिसका एक बहुत जो वाज़ेह कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स को, जब रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को हम जब ऑन बोर्ड नहीं ले रहे और उनके ऊपर उस कानून का इतलाफ कर रहे हैं तो उसमें एक आपकी इल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर पैदा होगा, और उसका हमें नज़र भी आ रहा है। हमें PFUJ की तरफ से जो हड़ताल की सूरत में भी कॉल दी गई या सिविल सोसाइटी की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जो वॉइसेस रेज हो रही हैं, आई थिंक इसको हम खासी हद तक कंट्रोल भी कर सकते थे या मैनूवर भी कर सकते थे, और उसको करने का एक ही तरीका था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी हद तक, सारी मुकम्मल तौर पर ना भी सही, वो कम अज कम इस कानून साजी को करने से पहले आप जो हैं वो ऑन बोर्ड लेते। और डेफिमेशन के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत से कानून ऑलरेडी मौजूद हैं। हम एक ऑलरेडी ओवरली लेजिस्लेटेड खित्ते में रहते हैं, तो इतनी जल्दबाजी में इस तरह के कानून की वजह से थोड़ी सी एक बदनीयती का जो तासुर है वो पैदा होता है स्टेक होल्डर्स के दरमियान। जिन मसाइल को बुनियाद बनाकर, मसाइल तो हैं ये कानून, लेकिन लाया गया है, थोपा जा रहा है, यूं कह लीजिए पूरी दुनिया में ही है ये मसाइल। दुनिया भर में जो कवानीन बने हैं या बन रहे हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल से कितने मुख्तलिफ हैं? देखिए, एक बुनियादी फर्क तो आपको नजर आता है वो डेफिनेशन की सूरत में नजर आता है। यानी कि जब हम फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को देखते हैं, हम मिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन को देखते हैं, हम हेट स्पीच की डेफिनेशन को देखते हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू पीका लॉ, तो हमें बहुत बुनियादी तौर पर उसमें मुबहम डेफिनेशन मिलती हैं, वेग डेफिनेशन मिलती हैं, जो कि दुनिया के कवानीन में इस तरह से नहीं है। तो जितनी डेफिनेशन आप अपने कानून में वेग रखेंगे, उसका मतलब है कि इम्प्लीमेंट करने वालों की जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है उसकी आपने स्पेस उतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है। तो एक प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर ये वाज़ेह नजर आता है
कि आप जिन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को कानून में प्रॉपरली उसी तरह से ले आउट नहीं कर रहे, या कम से कम वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, जो मुख्तलिफ आप होने की बात कर रहे हैं दुनिया के जो बाकी ममालिक है, उसमें एक बुनियादी चीज़ जो है वो डेटा प्रोटेक्शन का एलिमेंट है। यानी कि दुनिया के बहुत से डिजिटल लैंडस्केप को रेगुलेट करने के लिए आपको जो कवानीन नज़र आते हैं, उनका जो बुनियादी मकसद है वो वहाँ में रहने वाले लोगों की डेटा प्रोटेक्शन है, उनकी जो प्राइवेसी है या सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। पाकिस्तान में आपको इसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो शक्ल नज़र आती है। यानी कि हमारे जो लोग यहाँ रह रहे हैं सिटीजन, उनके डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर तो हमें हार्डली किसी कानून में बात होते हुए या उसको स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आती है। बल्कि दूसरी तरफ जब राइट को या डिसेंटिंग वॉइसेस को कंट्रोल करने की और कंटेन करने की बात है, तो उसके ऊपर हमें कवानीन साजी बहुत अगेन उजलत में भी नजर आती है और बहुत तेजी से पास होती हुई भी नजर आती है। तो बुनियादी तौर पर आई थिंक ये राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी एक बहस है जो कि हमें बाकी दुनिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। You're so right, डेटा प्रोटेक्शन को तो कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती और लोगों की अवेयरनेस भी नहीं होती, मतलब वो दे भी रहे होते हैं अपनी फुल इन्फॉर्मेशन विदाउट नोइंग कि वो किधर यूज़ हो सकती है। ये बताइएगा फाइनली कि अब आज़ादी इज़हार राय पर कोई वार ना हो और फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये भी कंट्रोल रहे हैं, तो कोई बैलेंस तो ऑब्वियसली लाना होगा। हुकूमत को इस सिलसिले में क्या फौरी तब्दीलियाँ जो हैं वो कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, सिर्फ कानून साजी इसका हल नहीं है और हुकूमतों का काम सिर्फ कानून साजी करना ही नहीं होता। पहले तो बुनियादी तौर पर हमें ये देखना है, ये तो क्विक फिक्सेस है ना, ये तो मतलब आप एक टिक मार्क्स हैं, आपने ये कानून पास कर लिए, इतने नंबर ऑफ लॉज पास कर लिए, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे और वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली उन कवानीन को एक बड़ी तादाद में पास करने से मसाइल हल नहीं होंगे। एक इसका बुनियादी हल तो अगेन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, और स्टेक होल्डर से मेरी मुराद सिर्फ जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं सिर्फ वो नहीं है, यानी कि आपके जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं या बाकी और फोरम्स पर हैं, आपको कहीं ना कहीं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टिकटॉकर्स को बुलाकर उनको आशीर्वाद तो देते हैं और उनको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए बढ़ाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उनको बहुत सेफ्टी देते हैं, लेकिन जब उन्हीं टिकटॉकर्स और उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को रेगुलेट करने की बारी आती है तो आप पिन पॉइंटेड कवानीन और पिन पॉइंटेड रेगुलेशंस बनाने की बजाय जो मेन स्ट्रीम के आपके जर्नलिस्ट हैं या मेन स्ट्रीम के आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक डिबेट है, आप अपने जो कानून साजी है वो उस तरफ ले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको इन प्लेटफॉर्म्स को देखने की ज़रूरत है, और दूसरे हमें अगर हम थोड़ा सा एकेडमिकली इसको देखें तो हमें एक जनरली माशरे में मीडिया लिटरेसी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि आप स्कूल के करिकुलम से भी करें और कॉलेज के करिकुलम में भी करें, ताकि आपकी जो आवाम है वो बाशऊर हो सके इस चीज़ को देखकर कि वो जिस इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुँच रही है वो कितनी सही और कितनी गलत है, क्योंकि सही और गलत इन्फॉर्मेशन तो पहुँचती रहेगी, आपके मुल्क में रुकेगी, बाहर से आएगी। तो अगर आप अपने आवाम को उस सिलसिले में जो है वो अवेयर नहीं कर रहे, इक्विप नहीं कर रहे विद द प्रॉपर टूल्स एंड विद द प्रॉपर गाइडलाइंस, तो फिर ये हमेशा आपके जो कवानीन है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बनते। कवानीन नाकाफी रहेंगे जब तक आवाम को आप एजुकेट नहीं करेंगे। मीडिया, डिजिटल लिटरेसी पर्टिकुलरली इसका सब्जेक्ट स्कूलों की सतह पे, कॉलेजों की सतह पे, यूनिवर्सिटियों की सतह पे हर कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो। इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, अदरवाइज आप दुनिया का जो कानून बना लेंगे वो नाकाफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन रोक देंगे, दुनिया कहीं और से आप तक पहुँचा देगी। प्रोफेसर आयशा सिद्दीका, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस एंड फॉर बीइंग विद अस। वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। अभी तो कुछ दिखाना है आपको कि कराची में भी अब थाने कल्चर को बेहतर करने के लिए जदीद तर्ज पर थानों पर काम शुरू किया गया है, और डिफेंस में शहरियों के लिए कार्रवाई करना या किसी भी मसले के हल के लिए क्या माहौल होगा, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। बिल्कुल, इस वक्त मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में मौजूद नहीं हूं, बल्कि कराची के एक थाने में मौजूद हूं। हम डिफेंस थाने से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये रूम आपको देख के लग रहा होगा कि बड़ा ही जदीद तर्ज पर ये रूम बनाया गया है। क्या फैसिलिटीज़ इस थाने में रखी गई हैं और इसको कितना जदीद किया जा रहा है, मजीद इस हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ये काउंटर सिस्टम दिखाएँ, डिजिटल काउंटर सिस्टम यहाँ लगाया गया है, जिसकी मदद से तमाम तर अगर कोई शख्स अब थाने आएगा तो वो सबसे पहले जो है वो यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक स्लिप निकालेगा, और स्लिप निकालने के बाद
अपनी बारी का वेट करेगा। ये सेम ऐसा ही प्रोसेस है जैसे आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं और उसके बाद आपकी शिकायत ना सिर्फ यहाँ सुनी जाएगी, तमाम तर अमला मौजूद है, बल्कि उससे फौरी तौर पर अमल भी किया जाएगा। और अगर आपको थाने में कोई शख्स वेट करवाएगा तो फौरी तौर पर उसकी जो है वो आला अफसरान को बताया भी जाएगा, इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी कि इस शख्स के साथ ये मसला था और इसके मसला नहीं सुना गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रजा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने मॉडल पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया है, क्या क्या और फैसिलिटीज़ हैं इसके बारे में तो हमने बताया, इसके साथ और क्या करने जा रहे हैं आप? जी देखें कि जो मॉडल पुलिस स्टेशन डिफेंस है उसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी मॉडल पुलिस स्टेशन के अंदर हो सकते हैं, जैसे उसके अंदर ऑटोमेशन, पब्लिक कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग, इसी तरह से करैक्टर वेरिफिकेशन, टेरेंट सिस्टम, इन तमाम को हमने थाने की सतह के ऊपर ऑटोमेट कर दिया है। उसके अलावा इस मॉडल पुलिस स्टेशन को जेंडर फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर अलग-अलग हमने जो डेस्क हैं वो ख़वातीन के और मर्दों के वो बनाए हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमने एक वो रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया है और उसके अलावा उसके साथ एक वेटिंग जो एरिया है वो भी डेडिकेट किया गया है। अगर आप जैसे आगे आप देखेंगे आपको नज़र आएगा कि हमने यहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। जैसा कि हमने एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेरोगेशन रूम जो है वो बनाया है जिसमें हमारे जितने भी मुलज़मान हैं उनकी इंटेरोगेशन की जाती है और उसको प्रॉपर तरीके से हम उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। इसी तरह से जो कंप्लेंट्स हो गई या फिर थाने के रिसोर्सेज हैं उन तमाम की लॉगिंग, उनकी ऑडिटिंग जो है वो अब ऑनलाइन हम जो है उसको वो कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि थाने का जो कल्चर है उसको चेंज करें और उसको चेंज करने के लिए जो पहला स्टेप है वो यही है कि जो थाने के अंदर जो लोग रिपोर्ट करवाने आते हैं वो ना कि अच्छा सेटिस्फाई हों बल्कि उनको इज़्ज़त दी जाए, उनके साथ खुश अखलाक़ी के साथ बर्ताव किया जाए। हमारे साथ DIG साउथ मौजूद थे। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि टोकन हमने हासिल कर लिया है और उसके बाद मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि आपको यहाँ पर जदीद काउंटर्स भी दिखाएं कि उन काउंटर्स पे ना सिर्फ जो मर्द पुलिस हजरात हैं वो मौजूद हैं बल्कि साथ साथ ख़वातीन को भी तरजीह दी गई है ताकि अगर कोई खातून थाने में इस वक्त इस रिपोर्टिंग रूम में आती है तो उसे प्रॉपर तौर पर जो है वो ना सिर्फ सुना जाए। जदीद सिस्टम यहाँ लगाए गए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम भी ये चाहेंगे कि अगर हमने कोई कंप्लेन यहाँ करवानी है तो हम भी करवाएंगे। ना सिर्फ ये रिपोर्टिंग रूम इतना जदीद बनाया गया है बल्कि थाने की दीगर जो रूम्स हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कमरे हैं वो भी बड़े जदीद कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये इनिशिएटिव सिर्फ एक थाने से लिया गया है और कराची के दीगर थानों को भी इसी तरह जदीद करने की सलाहियत रखती है सिंध पुलिस। लवली, बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये मतलब इतने सैकड़ों थानों में से एक थाना चेंज करना इज़ नॉट, मतलब बता दिया आपने कि हो सकता है लेकिन प्लीज़ डू सम मोर, क्योंकि एक से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर इलाका भी डिफेंस वगैरह का ही है तो पीपल परहैप्स वुड बी मोर फैसिलिटेटेड एनीवे इन अ थाना, तो इसको रेस्ट ऑफ द सिटी में भी होने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं? और ये थाना तो शुरू से ज़रा बेहतर ही था। हाँ, ये तो मतलब ठीक ही था, बहुत अरसे से बेहतर ही था, इसमें अपग्रेडेशन कर दी गई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शहर के बाकी इलाकों का भी अब वक्त आ गया है कि उन थानों को भी बेहतर किया जाए, एटलीस्ट मतलब ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ पे लोग जाते हुए डरे नहीं, सहमे नहीं, खौफ ना आए, तो खौफ ना आए। और वही वाली बात कि अब तक तो हमें ऐसे 10, 12, 15, 25 थाने कराची में, बल्कि ये एक टॉपिक ही नहीं होना चाहिए था, ये एक स्टैंडर्ड होना ही चाहिए था, लेकिन चले नहीं हुआ तो आप कर लें, मतलब एक दो से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कामयाब मॉडल बना लिया, आप इसको इम्प्लीमेंट करें और जल्दी करें, मतलब दैट वुड मेक न्यूज़ के सारे थाने इस किस्म के हो गए पूरे शहर में। 30% हो गए या 50% हो गए। 100। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमने आपको शुरू में भी बताया था ना कि ट्रंप साहब रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से तारकीन वतन की बेदखली का सिलसिला जारी है और वो भी ज़रा तज़हीक आमेज़ अंदाज में, जिस पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। मारूफ अमरीकी अदाकारा गुलकारा सेलिना गोमेज़ ने भी इस हवाले से इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती वीडियो जिसमें वो ट्रंप इंतज़ामिया की मुल्क बदरी की पॉलिसीज़ के असरात पर बात कर रही हैं। बात क्या कर रही थी, वो हज़ारों कतार रो रही थी, आंसुओं के साथ रो रही थी। बेसिकली वो अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार कर रही थी एंड शी वाज अपोलोजाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस, यू नो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, कि देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू, उनका ये कहना था। फिर काफ़ी बहुत ही रोती रही और फिर उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे लगाई और कुछ देर बाद उसको डिलीट भी कर दिया।
उस वीडियो को। आई थिंक द पॉइंट वाज टेकन बाय देन। देखिए बहुत से लोगों के ये बाय द वे तासुरात हैं वहाँ। और एक वो जो सेंस ऑफ है ना वो, हाँ कि क्या होगा, मतलब फैमिलीज जो हैं वो टूटेंगी। ऑब्वियसली अब टूटने का ख़तरा क्या है, अब तो टूटेंगी। मतलब कि किस तरह वो डंप ही किया जाएगा ना लोगों को। फैमिलीज टूट रही हैं कि बच्चे कहाँ हैं, पेरेंट्स किधर हैं। और ये बच्चे अगर पैदा हो गए तो वो तो अमरीकी शहरी हैं, लेकिन वालिदैन का अभी तक स्टेटस अगर क्लियर नहीं है तो उनको वापस हो सकता है जाना पड़े। एंड दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट। आपको याद है कि ये पहली जो स्टिंट था ट्रंप का, उसमें भी ये सब कुछ हुआ था। मतलब पता नहीं उसमें इतना एग्रेसिवली हुआ था। बिल्कुल हुआ था, बल्कि वो वीडियोस वगैरह आती थी जो इनके वो सेफ सेंटर्स वगैरह थे, वहाँ बच्चे ही बच्चे होते थे जिनके पेरेंट्स को भेज दिया गया। आपको याद है, हमने मेरा ख्याल है कि तब भी यकीनन बात की थी होगी। लेकिन कहने की बात यह है कि ट्रंप को मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म का वोट मिला है फ्रॉम द अमेरिकन्स, फ्रॉम द पीपल, पॉपुलर वोट मिला है। सो आई गेस उनकी पॉलिसीज़ को जो जानते हैं, दिस इज़ व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ देम वांट। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना ये है कि सांगड़ में जुनेजो कबीले के 2 ग्रुपों के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाबाक हुए हैं। ख़वातीन समेत 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या चुटियारी थाने की हदूद जानी जुनेजो गाँव में 3 रोज़ पहले पेश आया था। झगड़े की इब्तिदा खेतों में मवेशी घुसने पर हुई थी। तब सोचें ज़रा, वजह आप सोचें कि ये पहले भी याद है ना, एक ऊँटनी की टांगें काटनी थी एंड ऑल दैट। तो ये सब कुछ हुआ जी। और फिर मसला जो है वो मुसल्लह तसादुम में बदल गया है। मसला कत्ल होने वाले जुनेजो बरादरी के 3 अफराद के लवाहिकीन ने वाक़े के ख़िलाफ़ शहर में धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने इलाके के MNA पर वाक़े में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम भी लगाया और लगाते हुए उनकी ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है। बाज़ अफराद ने सांगड़ में अंधाधुंध फायरिंग करके दुकानें भी बंद करवाई। उसके बाद तो फिर पूरा ये सीन ही ऑन हो गया और इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा जो है वो बिल्कुल अभी तक मौजूद भी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा और सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखतूम जमीलुज़्ज़मा ने भी धरने की हिमायत की है। अब ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है क्योंकि ज़ाहिर है ये पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं। ख़ास तौर पर मकतूलीन के लवाहिकीन सिंध हुकूमत के एक MNA पर लगा रहे हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ज़रा इन्वेस्टिगेट करे, इंसाफ के तकाजे पूरे करे, क्योंकि सियासी रंग तो ऑलरेडी ये मामला इख्तियार कर चुका है। और इसमें हम ज़रा मदद कर देते हैं बिकॉज वी विल फाइंड आवर कॉरेस्पॉन्डेंट कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो सांगड़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम यही बता दें, इसकी बैक ड्रॉप ज़रा बताएं कि पाकिस्तान पहले तो वाक़या क्या हुआ था, कब हुआ और मरने वाले कौन थे। जी बिल्कुल, ये वाक़या सांगड़ का इलाका है, जानी जुनेजो वहाँ पर पेश आया था 2 रोज़ कबल, जहाँ जुनेजो बिरादरी के एक गुरूह की जानिब से दूसरे गुरूह पर फायरिंग की गई, जिसमें गोलियां लगने से 3 अफराद जो है वो कत्ल हो गए थे और 19 अफराद जो है वो गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। ये जुनेजो बिरादरी के लोग जब फायरिंग से ज़ख्मी हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है सांगड़ की अस्पताल लाया गया, जहां 6 अफराद की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक थी, जिनको कराची और नवाबशाह अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि जो 6 अफराद हैं वो कराची में ज़ेर इलाज हैं इस वक्त। उसके अलावा जो मुख्तलिफ दीगर जो ज़ख्मी हैं वो नवाबशाह और हैदराबाद की अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें 12 साल की एक बच्ची भी जो है वो गोली लगने से ज़ख्मी हुई है। जुनेजो बिरादरी के लोगों के जो 3 अफराद कत्ल हो गए थे उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके बाद जो है वो वर्षा ने लाशें लेकर इस वक्त जो है धरना दे दिया सांगड़ शहर में। नजर भी आ रहा है। थैंक यू आपका अब्दुल रज़ाक। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। अभी हम आब्दी साहब को ज़हमत देंगे, करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आब्दी साहब, इस साल मेडिसिन में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिबात और तलबा MD कैट के इम्तहान और फिर पर्चा आउट होने की शिकायत का सामना करते रहे, या MD कैट का इम्तहान जो है वो फिर डिले में भी चला गया, अल्तवा भी का शिकार हुआ। आपके ख्याल में हमारे आला तालीमी इदारों में फिर ये भी हुआ कि निज़ाम ही ख़त्म कर देंगे, इसका सलूशन क्या होना चाहिए, क्या इक़दामात हों कि इस मसले को हल किया जा सके वंस एंड फॉर ऑल? मतलब यकीनन हमने आपसे ये सवाल करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने आइडियाज़ भी दे रहे हैं, लेकिन
द प्रॉब्लम इज़ कि ये मसला हल होके नहीं दे रहा कुछ सालों से एक्चुअली, जब से ये MD कैट वाला मामला बना है, इट हैजंट सेटल्ड एट ऑल। तो क्या कहेंगे आप आबदी साहब? ये एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ बच्चों को डीमोरलाइज करता है, डिप्रेस करता है जब ये टेस्ट आउट हो गया और टेस्ट कैंसिल हो गया। चैलेंजेस, एक मेडिकल का टेस्ट है, इतनी बड़ी तादाद इस टेस्ट में अपीयर होती है, इतनी फीस आपको मिलती है इसकी, और एक टेस्ट हम ऐसा डिज़ाइन नहीं कर सकते। कितनी एडमिन कॉस्ट इसमें जाती होगी आप देखें, और जो मैनेजमेंट इसमें करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम ये कह देते हैं कि ये टेस्ट आउट हो गया, दोबारा होगा। पूरी दुनिया में इस किस्म के जितने टेस्ट हैं वो कभी चैलेंज नहीं होते, कभी आउट नहीं होते। हम लोग जो कि हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास टैलेंटेड पीपल हैं, पर्सन्स हैं, बॉडीज़ हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, और हम एक टेस्ट नहीं बना सकते जो कि क्रूशियल टेस्ट है, चूँकि बहुत बड़ी तादाद आपकी मेडिकल का एग्ज़ाम देती है, और आपको ना सिर्फ ये कि वो टेस्ट चाहिए, बल्कि ऐसा टेस्ट चाहिए जो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की और जो उनकी एंट्री क्वालिफिकेशंस के लिए दरकार है, उसकी जो असेसमेंट है कि वो वाकई मेडिकल पढ़ सकते हैं या नहीं, उस पर भी पूरा उतरता हो। हम कर सकते हैं, और हमें चाहिए कि इसको अगले साल से पहले हम डिसाइड कर लें और एक टेस्ट बना लें, ताकि वो कभी चैलेंज ना हो, कभी आउट ना हो। मुझे उम्मीद है कि ये इसके ऊपर काम होगा। आबदी साहब, वैसे थैंक यू वेरी मच। ये बस एक दुआ ही की जा सकती है कि ऐसा कोई टेस्ट बन जाए जो बिल्कुल कंटेस्ट ना कोई कर सके, जो आउट ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ भी कर लो, मतलब प्रॉब्लम्स फिर भी आ ही जाते हैं, एंड वी रियली डोंट गेट इट कि इनको किस तरह हल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतमईन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। होते। आम इंतखाबात 2024 में ख़वातीन वोटर्स ने इलेक्शन के नताइज में अपना भरपूर हिस्सा डाला है। ज़्यादातर वही उम्मीदवार जीते हैं जिन्हें ज़्यादा तादाद में ख़वातीन ने वोट दिया है। फाफन की रिपोर्ट ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि सियासत में पाकिस्तानी ख़वातीन के बढ़ते हुए किरदार की निशानदही भी कर रही है। फाफन रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन वोटर्स के इंतखाब के हवाले से PTI ने मुल्क भर में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में मजबूत रही, पीपल्स पार्टी ने सिंध में बरतरी हासिल की। 226 हलकों में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। ऐसा भी देखने में आया कि बड़ी तादाद में ख़वातीन ने घर वालों से हट कर अपने उम्मीदवार का इंतखाब किया। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट। अच्छा, देही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों की कम्युनिटीज़ में मर्दों और ख़वातीन के इंतखाब में ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आया। फाफिन की रिपोर्ट बता रही है कि सियासत में ख़वातीन की दिलचस्पी बढ़ रही है, जिसमें सियासी जमातों के लिए भी सबक ऑब्वियसली मौजूद है कि ना सिर्फ उन्हें ख़वातीन के मसाइल को तरजीह देना होगी, बल्कि सफ़ों में ख़वातीन की नुमाइंदगी भी बढ़ाना पड़ेगी। बिकॉज देखिए, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको ये सारी डिटेल्स जो है बता रही है, तो उन पे डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। नुमाइंदे साहबजादा सऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग डेटा एनालिसिस पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहबजादा सऊद साहब। सबसे पहले तो बड़ी बुनियादी बात से ही आगाज़ करेंगे कि फाफिन की इस तफसीली रिपोर्ट के पीछे एक तफसीली रिसर्च भी हुई होगी। क्या आपको पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन वोटर का किरदार माजी के मुकाबले में इस मरतबा बेहतर नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया जनाब, आपके इनवाइट करने का और इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए शिरकत का मौका देने का। 2024 के इलेक्शन में ख़वातीन के जो किरदार है एज अ वोटर और एज अ कैंडिडेट, उसमें बहुत सारे पहलुओं में हमें बेहतरी नज़र आई। रजिस्ट्रेशन में गैप कम हुआ, ख़वातीन और मर्द दोनों के टर्नआउट कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ख़वातीन उम्मीदवारों के टर्नआउट में उतनी कमी नहीं है जितने के मर्दों, जिसकी वजह से उनके बीच में भी गैप कम हुआ है। ख़वातीन जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हुआ, जीतने वाली ख़वातीन का भी तादाद में इजाफ़ा हुआ, और जो उनको पढ़ने वाले वोट्स हैं ख़वातीन उम्मीदवारों को, उसमें भी इजाफ़ा हुआ। तो आप अगर हर पहलू से देख लें एज अ वोटर, एज अ कैंडिडेट, और फिर उनकी कामयाबी की शरह, और फिर उनका जो इस रिपोर्ट में भी मौजू है जिसकी तरफ अभी आएंगे, उम्मीद है कि उनके वोट का असर क्या है, तो वो भी हमने जहाँ तक देखा है तो उसके अंदर भी बहुत बेहतरी नज़र आई है।
ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि इस रिपोर्ट में ये बड़ा क्लियर हो गया, वाज़ेह हो चुका है कि मर्दों की तरह ख़वातीन का वोट भी फैसला कुन होता है और इसलिए जमहूरी तकाजा तो यही है कि सियासी जमातें अपने मंशूर या एजेंडा या कानून साजी में ख़वातीन की ज़रूरतों का ख़ुसूसी ख्याल रखें। तो क्या सियासी जमातों को इस अहमियत का अंदाज़ा है? मैं सिर्फ सियासी जमातों का ही नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए हमारी रिपोर्ट तो एक एफर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो। वो एक तो जो मिथ बस्टिंग है, क्योंकि जब आप लिमिट कर रहे होते हैं किसी के रोल को या किसी एक ख़ास ग्रोह को, इन दिस केस ख़वातीन के रोल को आप जब देख रहे होते हैं, तो मिथ्स जो होती हैं वो उनके जो रोल होता है उस पर पर्दा डाल रही होती हैं। तो पहले तो इस तरह की जो मिथ्स हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है कि उसमें से कितने हकीकत पे मबनी है और कितने नहीं है। उसमें सिविल सोसाइटी का रोल भी बहुत बड़ा है, रिसर्च इदारों का भी बहुत बड़ा है और इलेक्शन कमीशन का भी है। मैं एक मिसाल अगर आप इजाज़त दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बाकी डेटा बड़े डिटेल के साथ जारी करने लगा है, लेकिन अभी भी कंबाइंड पोलिंग स्टेशन का जो ख़वातीन का और मर्दों के किसको वोट दिया वो पता नहीं चलता, क्योंकि मर्दों के और ख़वातीन के जो पोलिंग बूथ्स हैं उन सब का मिला के वो डेटा देता है, अलग-अलग करके नहीं देता, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि मुल्क के आधे पोलिंग स्टेशन में, कोई 49,000 पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन ने किसको वोट किया। ये जो 7 कंस्टिट्यूंसीज़ फॉर इंस्टेंस मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं हमारे अंदाजे के मुताबिक, अगर वो वाला डेटा भी हमें अवेलेबल हो। That needs to change as well, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए इस डेटा में। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साउद साहब। We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Bye.